फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर। और आज की बड़ी खबर आपको मिली गई होगी कि एयर इंडिया और टाटा मिलकर एक संयुक्त अभियान के तहत हमारे यूक्रेन और रशिया में फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए अभियान छेड़ चुके हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है। आपको तो पता ही है, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत लंबे समय से चल रहा है। और एयर इंडिया की इस मामले में जो टैगलाइन है, क्योंकि हिम्मत से हमारी पुरानी यारी है, आई एक्चुअली लव्ड इट। ऑब्वियसली हिम्मत से हमारी पुरानी यारी है। इतिहास में भी भारत अपनी हिम्मत के लिए जाना जाता रहा है। इस केस में हम अपना जो विमान छोड़ने वाले हैं वो है B787 एयरक्राफ्ट, जो कि उन लोगों की मदद के लिए जाने वाला है। और दो जगह ये विमान जाएगा, बुकारेस्ट रोमानिया की कैपिटल और बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल। यानी हंगरी और रोमानिया ये वो दो देश हैं जहां पर हम अपने एयरक्राफ्ट भेजेंगे। दिल्ली और मुंबई से B787 एयरक्राफ्ट जो कि जाएगा और वहां फंसे हुए भारतीय नागरिकों को बचाकर लेकर आएगा। ये स्पेशल गवर्नमेंट चार्टर फ्लाइट्स रहेंगी और इंडियन सिटीजन्स को लेकर आएंगे। आई एम सो एक्साइटेड। क्या हो रहा है ये सब आज इसको जानते हैं कि ये जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, विवाद चल रहा है, क्या है इसकी हिस्ट्री, क्या है इसकी पॉलिटिक्स यानी डिप्लोमेसी, और क्या है इसकी ज्योग्राफी। तो इसको समझते हैं। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता आगे क्या होने वाला है। इनफैक्ट रशिया यूक्रेन को भी नहीं पता होगा कि किस लेवल पे जाने वाला है कॉन्फ्लिक्ट। क्या ये एक विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत बड़े बड़े देश इन्वॉल्व है। रशिया जो कि यूरोप और एशिया में बहुत बड़ा देश है। फिर हम बात करें यूएसए इसमें इन्वॉल्व है जो कि यूक्रेन को पूरा सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा चाइना भी धीरे धीरे इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना की तरह, वहीं यूएसए के इन्वॉल्वमेंट के साथ चाइना अपना इंटरेस्ट इसमें दिखा सकता है। प्लस इंडिया से ऑब्वियसली मदद की रिक्वेस्ट की है यूक्रेन ने, और रशिया भारत का पुराना मित्र रहा है। तो मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि क्या ये इवेंट तब्दील होने वाला है, किस इवेंट में, और आगे क्या क्या होगा। तो हमें इस पर पूरी नजर रखनी है। सबसे पहले इस इवेंट में, क्योंकि अब इंडिया कूद रहा है, तो हम पहले इसकी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी समझ लेते हैं कि कहां से ये शुरू हुआ। सबसे पहले इस रीजन का नक्शा समझते हैं, क्योंकि बिना नक्शे के आपको ये पूरी कहानी समझ में नहीं आने वाली है। ये है रशिया, ठीक है। रशिया जो हम बात करें यूरोप और एशिया में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। फिर हम बात करें, ये है यूक्रेन, जहां पर यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यूक्रेन की बात करें तो रूस के बाद यूरोप का ये सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। तो यानी यूक्रेन और रशिया मिलकर एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल रखते हैं यूरोप के अंदर। फिर हम देखें, जहां पे हमने अपनी जो है फ्लाइट चार्टर प्लेन भेजा है, एयरक्राफ्ट भेजा है, वो है रोमानिया और हंगरी। इन दो जगह पर हमने एयर इंडिया ने और टाटा ने अपने जो B787 एयरक्राफ्ट है वो भेजा है, जहां से हम यूक्रेन में फंसे हुए अपने इंडियन सिटीजन्स को बचाकर लेकर आएंगे। यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, आपको पता ही है, इस पर अटैक शुरू हो गए हैं 24 फरवरी से। तो कैसे ये पूरी घटना इस तरह से आई है, पहले इसकी हिस्ट्री समझते हैं। अगर हम बात करें 1991, सीधे 1991 चलते हैं, मेरा बर्थ ईयर है। 1991 से पहले ये रशिया और इसके आसपास के 15 यानी कि 14 स्टेट, ये टोटल 15 जो स्टेट थे ये यूएसएसआर थे, यानी सोवियत यूनियन संघ रशिया, ठीक है, ये थे। और 1991 में इनका ब्रेकअप हुआ और 15 राज्य या 15 देश ये बन गए थे। कौन कौन से थे? 5 तो सेंट्रल एशिया के थे, रशिया, और 5 सेंट्रल एशिया के, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। इसके अलावा अगर हम आए इधर तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान वाला रीजन। फिर हम इधर आए यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये वाला रीजन। यानी कि ये पूरा रीजन था यूएसएसआर। यूएसएसआर से विघटन के बाद अगर हम देखें, दो सबसे बड़े देश जो बने वो है रशिया और यूक्रेन। और ऑब्वियसली रशिया ने हमेशा से ये कहा है कि जो यूक्रेन है यानी कि यूक्रेनियन और बेलारशियन, ये रशियन, बेलारूशियन एंड यूक्रेनियन, ये तीनों एक ही हैं हमेशा से। चाहे हिस्टोरिकली बात कर लो, चाहे कल्चरली बात कर लो, यानी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से यूक्रेन के निवासी, बेलारूस के निवासी और रूस के निवासी एक हैं। और ये जो प्रोडक्ट हुए हैं, ये जो विभाजन हुआ है, ये कुछ रूसी नेताओं का एक ट्रेजिक प्रोडक्ट है, उनकी राजनीति का प्रोडक्ट है, जिसमें कि 3 नेताओं का नाम लिया जाता है, जिनका कि नाम मैं आपको बताती हूं कि रशिया किन 3 नेताओं का नाम लेता है। एक तो है व्लादिमीर लेनिन, आपने इनका नाम सुना होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो ये एक प्रमुख
कैरेक्टर रहते हैं, व्लादिमीर लेनिन। दूसरा कैरेक्टर जो इस पिक्चर में है वो है जोसेफ स्टैलिन। और तीसरा कैरेक्टर जो है वो है निकिता क्रुश्चेव। तो ये तीन लोगों की गलती की वजह से रूस ये कहता है कि यूक्रेन, बेलारूस और रूस जो है वो अलग हो गए। ठीक है, अब ये सारी पिक्चर रूस क्या कहता है, और इसलिए अक्सर रूस ये भी कहता है कि हमने इनको बनाया है, वी क्रिएटेड देम सो वी कैन टेक देम बैक, यानी हम इन्हें वापस भी ले सकते हैं। यानी रूस की मंशा इन क्षेत्रों को लेकर बहुत ज्यादा अच्छी हमेशा से नहीं रही है। ठीक है, तो ये आपको पूरी पहले कहानी समझ आई कि क्या था 1991 से पहले, और 1991 के बाद ये हो गया ब्रेकअप। अब अगर हम बात करें कि पहली बार ये यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, इससे पहले कब कब क्या हुआ है ये जरा हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 2014 में आ जाएंगे। ये जो जगह आपको दिख रही है ये है क्रीमिया, यूक्रेन का पार्ट था, और 2014 में रशिया ने किया इस पर अटैक, और इस पर अटैक करके इस क्रीमिया पर रशिया ने कब्जा कर लिया। यही नहीं, क्रीमिया के अलावा जो ये ईस्टर्न यूक्रेन है इस पर भी रशिया ने अटैक किए हैं। अब जरा सा एक बार यूक्रेन का पॉलिटिकल मैप हम देखते हैं। ये है यूक्रेन का राजनीतिक नक्शा, पॉलिटिकल मैप। इसमें अगर आप देखोगे लुहांस्क और डोनेट्स्क, ये दो रीजन है जो कि ईस्टर्न यूक्रेन में, पूर्वी यूक्रेन में है। क्रीमिया पर ऑलरेडी रशिया कब्जा कर चुका है, ये है रूस यानी कि रशिया, और इस पर भी अक्सर अटैक कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये एक नक्शा है यूक्रेन की पॉलिटिक्स का जो ये दिखाता है कि इसमें पूर्वी जो राज्य हैं, पूर्वी जिले हैं या जो भी इनके प्रोविंस हैं, इनमें अगर हम देखा जाए तो ये जनरली प्रो गवर्नमेंट है, यानी कि सरकार के लिए प्रो है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना चाहते, यानी ये यूरोप का हिस्सा नहीं बने रहना चाहते। जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाएंगे यूक्रेन में, तो आप देखोगे ये लोग एंटी गवर्नमेंट होते जा रहे हैं और जनरली प्रो यूरोपियन यूनियन है, यानी कि यूरोपियन यूनियन का भाग बने रहना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यानी कि रशिया का इंपैक्ट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि रशिया की बॉर्डर के पास है ये, तो ऑब्वियसली यहाँ के जो जनरली लोग हैं वो रशियन मूल के हैं। 1991 से पहले क्योंकि ये रशिया ही था, यूएसएसआर था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रशिया का मिलिट्री बेस था। क्योंकि आप देख सकते हो ये है ब्लैक सी, काला सागर। अभी इसकी ज्योग्राफी में आपको समझाऊंगी कि क्या है काला सागर से जुड़ा हुआ इसमें मुद्दा। तो जो ब्लैक सी है इसके ये बहुत पास है, तो ये मिलिट्री बेस था। ठीक है, मिलिट्री बेस था, तो यहाँ पे बहुत सारे रशियन मूल के लोग रहते हैं, और रशियन मूल के लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि ये रशिया का ही पार्ट बन जाए, जबकि बाकी जो है उनका रशिया से कोई लिंक नहीं है फिलहाल के लिए, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है, तो ये लोग हैं रशियन मूल के हैं, तो इनको बोलते हैं रशियन सेपरेटिस्ट। ठीक है, रशियन सेपरेटिस्ट यानी जो रशिया का पार्ट बनना चाहते हैं और यहाँ से अलग हो जाना चाहते हैं। और रशिया भी अक्सर इन दो जो प्रोविंसेस हैं इनको काफी सपोर्ट करता है और अलग से देश बनने की मान्यता भी दे चुका है। ठीक है, अब इसमें स्पेशल क्या इंटरेस्ट है रशिया का, ऐसा क्या है इन क्षेत्रों में कि रशिया को इतना इंटरेस्ट आ रहा है? ये दोनों जो प्रोविंस है ये मिलकर कहलाते हैं डोनबास, और अक्सर आपने डोनबास रीजन के बारे में पढ़ा होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल रीजन है, यानी कि खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी यूरोप का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिलती है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस प्लस कोयला। अगर हम 1913 के पहले की बात करें, यानी कि जब शुरू हुई थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति, उस समय पूरे रूस का, मैं बात कर रही हूँ पूरे रशिया का, यूएसएसआर जो था, पूरे यूएसएसआर का 87%, छोटा मोटा डिजिट नहीं, 87% कोयला निकलता था इस क्षेत्र से। ठीक है, हाँ, और अभी भी यहाँ पे बहुत सारा कोयला है और उत्तम किस्म का बढ़िया क्वालिटी का कोयला है, एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, तो यहाँ पे मिलता है कोयला और प्राकृतिक गैस, जो कि आपको पता है एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है एनर्जी का। ठीक है, आज भी एनर्जी क्राइसिस पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, तो हर कोई एनर्जी रिसोर्सेज पे अपना कब्जा करना चाहता है। तो ये डोनबास जो रीजन है ये ऑब्वियसली इकोनॉमिक इंटरेस्ट में है रशिया के। ठीक है, यहाँ पे है रिसोर्सेज। अब जनरली होता क्या है कि अगर हम इसको देखें, ये पूरा यूक्रेन है ना, ये है हमारा ब्लैक सी, यूक्रेन, और ये है ब्लैक सी यानी कि काला सागर, ये है क्रीमिया,
ठीक है, जिस पर रशिया पहले ही अटैक करके इसको हड़प चुका है, और ये है पूर्वी यूक्रेन। तो यहाँ से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये काला सागर होकर यूरोप में चले जाते हैं बिकने के लिए, जिसका काफी अच्छा फायदा मिलता है यूक्रेन को ऑब्वियसली। अब रशिया अगर इन रिसोर्सेज पे कब्जा कर ले तो ऑब्वियसली पहली चीज, एक तो हालांकि रशिया को डायरेक्ट एक्सेस है ब्लैक सी में, बट फिर भी और ज्यादा रशिया का एक्सेस बढ़ जाएगा काला सागर में। काला सागर जहां से बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होता है, क्योंकि इसके चारों ओर बहुत सारे देश हैं यूरोप और एशिया के। फिर हम बात करें यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज अगर मिल जाएंगे तो रूस को बहुत हेल्प मिलेगी इन नेचुरल रिसोर्सेज से, और जहां यूक्रेन को पैसा मिल रहा है वो रशियन इकोनॉमी में ऐड हो जाएगा, और रशियन इकोनॉमी फिर इन नेचुरल रिसोर्सेज को सेल कर पाएगी या अपने खुद के यूज के लिए उपयोग कर पाएगी। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि क्या हो रहा है। अब हम जरा सा समझते हैं कि ये जो इवेंट अभी शुरू हुआ है, पिक्चर आपको हिस्ट्री की समझ में आ गई, क्यों रशिया इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, और रशिया का इसमें हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल सारे एस्पेक्ट हैं। ठीक है, समझ गए। हिस्टोरिकल कल्चरली तो ये कि वहां पे रशियन मूल के लोग रहते हैं, और रशिया हमेशा से ही कहता है कि यूक्रेन ने यहाँ पर जीनोसाइड किया है, यानी कि रशियन मूल के जो लोग हैं, रशियन जो नागरिक हैं जो यूक्रेन में रह रहे हैं, यूक्रेन उनको इनडायरेक्टली मार रहा है। ठीक है, जीनोसाइड कर रहा है। तो यूक्रेन का जो ये क्लेम है, तो हिस्टोरिकल कल्चरल एस्पेक्ट तो है, प्लस सबसे बड़ा इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है। आजकल की जो राजनीति चलती है वो आर्थिक आधारों पर चलती है, तो अर्थ क्या है यहाँ पर छुपा हुआ ये आप समझ गए। और अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये ट्रिगर कैसे हुआ। अभी भाई पुराना मुद्दा है, 1991 से चल रहा है, पर आज क्यों अचानक ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तो बेसिकली ये शुरू हुआ कि यूक्रेन ने यूएसए से रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट की यूक्रेन ने यूएसए से? कि हमें नाटो में शामिल कर लो। अब ये नाटो क्या आ गया भाई? नाटो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ, तो उसके बाद यूएसए एक बहुत बड़ी पावर बन के उभरा, जिसमें न्यूक्लियर पावर समाहित थी। ठीक है, इसलिए हर देश ने ये सोचा कि यूएसए के साथ एक अलायंस कर लिया जाए और यूएसए का सपोर्ट ले लिया जाए। तो 1949 में 1949 में उदय हुआ नाटो का, जिसके अंदर 29 देशों ने, वर्तमान में 29 देश हैं इसमें, तो 29 देश क्या है वो नाटो के अंदर जो शामिल है। नाटो के अंदर शामिल होने का मतलब है कि अगर कोई भी और देश नाटो के देशों पर अटैक करता है तो यूएसए पर अटैक समझा जाएगा और यूएसए उसके सपोर्ट के लिए आएगा। समझ गए आप? तो अब इसके अंदर कौन कौन से देश हैं? यूएसए, कनाडा, ये तो है ही। यूरोप के आप देख सकते हो, जितने भी कलरफुल आपको दिख रहे हैं ये सारी कंट्री नाटो में है। यूके हो गया, नॉर्वे हो गया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इधर पोर्टुगल, पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इधर टर्की। यानी कि अगर रशिया के आसपास देखें, ये है रूस। तो अगर यूक्रेन को छोड़ दिया जाए, ये है यूक्रेन, तो इसके अलावा जितने भी बड़े देश हैं, ये तो ब्लैक सी है, जितने भी बड़े देश हैं वो ऑलरेडी नाटो का पार्ट है। और अगर कोई देश नाटो में है तो उसकी सुरक्षा जो है यूएसए करेगा। तो ऑब्वियसली यूएसए वहां पर अपना मिलिट्री बेस बनाता है। ऑलरेडी रोमानिया में, पोलैंड में मिलिट्री बेस बन चुका है। अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाता है तो यहाँ पर भी यूएसए का मिलिट्री बेस बन जाएगा और रशिया की बॉर्डर पर यूएसए की मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। समझ रहे हैं आप? तो कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसके बराबर का या उससे बड़ा देश उसके आसपास मिलिट्री की एक्टिविटीज बढ़ा दे। तो ऑब्वियसली रशिया ने ये बोला कि भाई यूक्रेन तुमको शामिल नहीं होना है नाटो में, और वर्ल्ड लेवल पे चेतावनी दी कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से धीरे धीरे रशिया ने यूक्रेन के आसपास अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ा दी। ठीक है, अपनी सैनिक गतिविधियां बढ़ा दी। हालांकि वो हमें पहले यही कहता रहा कि नहीं नहीं, मेरा अटैक का कोई मंशा नहीं है, बस अपनी बॉर्डर सुरक्षा के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। पर यूएसए ने यहाँ पर एक अनयूजुअल मिलिट्री एक्टिविटीज नोटिस की कि यहाँ पर कुछ असामान्य घटित हो रहा है, और इसके चलते धीरे धीरे ये विवाद गर्माता चला गया। ठीक है, फिर जनवरी फरवरी में आकर बहुत सारी आपको पता ही है, इधर से चर्चा उधर से चर्चा होती रही। कभी यूक्रेन कुछ कह रहा है, कभी यूएसए कुछ कह रहा है, कभी रशिया कुछ कह रहा है। इसी बीच में रशिया ने ये कहा हमें अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करना है, हमें अपनी सेना का उपयोग कैसे करना है, और हमें अपनी सेना को कहां पर लगाना है ये रशिया अच्छे से जानता है। हमें किसी की राय लेने की जरूरत नहीं है, या हमें नहीं सिखाया जाए। ठीक है, तो इस केस के बाद और गर्म आ गया माहौल, और 24 फरवरी को फिर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक शुरू कर दिए।
तो वर्तमान में ये ट्रिगर हुआ नाटो में शामिल होने के लिए। तो नाटो से इस बार परीक्षाओं में क्वेश्चन बन सकता है। नाटो पर ध्यान रखें, 29 देश हैं, 1949 में इसका उदय हुआ और यूएसए इसका मेन लीडर है। ठीक है, तो ये वो देश है जो नाटो के अंदर शामिल है। वर्तमान में 29 देश हैं इसमें। ठीक है, अब ये कहानी आपको समझ में आ गई कि क्यों ये ट्रिगर हुआ, क्योंकि यूक्रेन ने ये बोल दिया कि हमें नाटो का पार्ट बना लिया जाए और यूएसए से ऐसी रिक्वेस्ट इन्होंने की। तो अब यहाँ पे इकोनॉमिकल इंपैक्ट आपको समझ में आ गए और इसके हिस्टोरिकल कल्चरल इंपैक्ट समझ में आ गए। यूएसए यहाँ पर क्यों इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहा है रशिया के अगेंस्ट में, ये हम समझते हैं कि रशिया और यूक्रेन का, भाई यूएसए और रशिया देखा जाए तो दो बड़े देश हैं, पॉलिटिकली भी और एरिया वाइज भी, यानी ज्योग्राफिकली भी ये दोनों बड़े देश हैं। तो ये दोनों बड़े देश आपस में ऑब्वियसली टकराते रहते हैं। वैसे भी इनकी विचारधाराओं में भी बहुत अंतर है। यूएसए जहां कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी देश है, वहीं जो रशिया है वो कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी देश है। तो इन दोनों में ऑब्वियसली विचारधाराओं का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पूरा सिस्टम ही इन दोनों देशों का एकदम अलग है। और इसके अलावा यूएसए जो है अक्सर ये क्लेम करता है कि रशिया उसके लिए प्रॉब्लमैटिक कंट्री है। क्यों? यूएसए में अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, जो बिडेन जहां इलेक्ट हुए थे, तो उसमें रशिया ने काफी इलेक्शन में हेराफेरी करने की कोशिश की। पहला बड़ा दावा जो यूएसए करता है और इल्जाम लगाता है रशिया पे। दूसरा इल्जाम यूएसए ये लगाता है कि अफगानिस्तान में जो यूएसए की ट्रूप्स थी, यूएसए की जो सेना थी, उसको भी रशिया ने तालिबानों के माध्यम से परेशान करने की कोशिश की, यानी तालिबानों को इनडायरेक्ट सपोर्ट किया रशिया ने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन में अगर हम बात करें तो लोकतंत्र जो है पश्चिमी यूरोप में ज्यादा है। जो पूर्वी यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्पेशली रशिया, वहां पे ऑब्वियसली लोकतंत्र नहीं है ज्यादा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लोकतंत्र के समर्थक हैं, एलेक्सी नवाल्नी जो यहाँ के नेता हैं लोकतंत्र के रशिया के, उनको जहर देने की कोशिश की, ऐसा यूएसए का दावा है। और साथ ही साथ रशिया ने सोलर विंड अटैक कराया, ये भी यूएसए का इल्जाम है रशिया पर। तो इस तरह से यूएसए रशिया से परेशान है, रशिया यूएसए से परेशान है। तो ये दोनों के दावे हैं कि भाई ये प्रॉब्लमेटिक है। जहां रशिया को लगता है कि यूएसए उसको चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है और कहीं रशिया के क्षेत्रों पर अधिकार न कर ले, वहीं यूएसए ये बताता है कि इनडायरेक्टली रशिया उसको तंग कर रहा है। तो यूएसए और रशिया इसलिए अगेंस्ट में एक दूसरे के खड़े हैं। तो ये एक अलग मुद्दा है। तो आपको राजनीति भी समझ में आ गई क्या चल रही है यहाँ पर। तो एग्जाम में यहाँ से हर तरह का क्वेश्चन बन सकता है। देखो, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो यूएसएसआर का ब्रेकअप हुआ था, वहां से 1991 के आसपास से क्वेश्चन आ सकता है। लेनिन पे क्वेश्चन आ सकता है, स्टालिन पे क्वेश्चन आ सकता है, जो कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कल्चर पे क्वेश्चन आ सकता है, रशियन कल्चर और इनके जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, साम्यवाद, पूंजीवाद, इन पे प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ की राजनीति जो वर्तमान है और जो पुरानी है, रशियन इंटरेस्ट है, रशियन सेपरेटिस्ट है, इन पर क्वेश्चन आ सकता है। ज्योग्राफी की हम बात करें तो यहाँ के रिसोर्सेज यानी डॉनबास रीजन जो है, डोनेस्ट और जो मैंने अभी आपको दिखाया लुहांस्क रीजन, इन पर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वैसे भी आरएस प्रीलिम्स और आरएस मेंस दोनों में ही ये टॉपिक है। ठीक है, अब हम यहाँ की ज्योग्राफी थोड़ी समझ लेते हैं। देखो, वैसे तो बेसिकली ये है काला सागर ये है यूक्रेन और ये है रशिया। अगर यहाँ पे काला सागर में जाना हो तो अगर कोई यूरोपियन देश या यूएसए अगर काला सागर पहुंचे तो कैसे पहुंचेगा? सी रूट से, कि उसको भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी से होते हुए आना पड़ेगा। ये है मेडिटेरेनियन सी, यहां से एंटर करके मेडिटेरेनियन सी से एंटर करके ये जाएगा एजियन सी, एजियन सागर। उसके बाद यहाँ पे बीच में एक स्ट्रेट है यानी जल संधि। क्या होती है स्ट्रेट और जल संधि? जो दो बड़े जलीय निकायों को जोड़ने वाली एक सकरी नैरो वाटर बॉडी, यानी कि एक सकरी जल निकाय। तो यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स, यानी कि डार्डेनल जल संधि या जल डमरू मध्य। तो यानी कि एजियन सागर गए, एजियन सागर से डार्डेनल स्ट्रेट से गुजरे, फिर आ गया सी ऑफ मरमरा यानी कि मरमरा सागर। मरमरा सागर से आगे जाएंगे तो फिर एक और जल संधि आएगी, क्योंकि ये तुर्की का भाग है, टर्की का इस्तांबुल जो कि टर्की की कैपिटल रही है, वहां पे से होकर गुजरता है। और यहाँ पर जो जल संधि है इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस।
यानी कि बोस्फोरस जल संधि। ठीक है, यहां से होकर निकले, फिर पहुंचते हैं काला सागर। अगर काला सागर से भी और आगे जाना हो तो ये है क्रीमिया। क्रीमिया के बगल में यहां पर है स्ट्रेट ऑफ कर्च, यानी कि कर्च जल संधि। और कर्च संधि को क्रॉस करके हम आते हैं सी ऑफ अजोव, यानी कि अजोव सागर, और आगे रशिया चले जाते हैं। तो ये पूरा इसका सी रूट है। मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से स्ट्रेट ऑफ दार्डनल्स, दार्डनल्स जल संधि, फिर आगे सी ऑफ मरमरा यानी मरमरा सागर, आगे काला सागर, इधर स्ट्रेट ऑफ कर्च और अजोव सागर। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस बार जल संधियों पर या सागरों पर कि इनका उत्तर से दक्षिण क्रम जमाओ। तो उत्तर से दक्षिण क्रम सी ऑफ अजोव, अजोव सागर, फिर कर्च जल संधि, यानी कर्च जो जल संधि है स्ट्रेट ऑफ कर्च है वो किस किस को जोड़ती है, सी ऑफ अजोव को और ब्लैक सी को, काला सागर को जोड़ती है। फिर काला सागर और मरमरा सागर को कौन जोड़ता है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस यानी कि बॉस्फोरस जल संधि जोड़ती है। फिर हम आगे आएंगे तो एजियन सागर और सी ऑफ मरमरा, मरमरा सागर को कौन जोड़ रहा है, स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स यानी कि डार्डनल्स जल संधि, और एजियन सागर आगे मेडिटेरेनियन सी में जुड़ता है, यानी काला सागर और भूमध्य सागर इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा जो सी रूट है ये अपनाया जाता है। तो ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए। यूएसए को यहां तक अगर पहुंचना है तो उसमें टर्की एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर हम इसको देखो पॉलिटिकल मैप में देखें तो ये टर्की है, ये पूरा टर्की है, और ये है एजियन सी, ये भूमध्य सागर है। यहां से अगर आप एंटर करते हो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से, यहां से आते हुए एजियन सागर चले गए, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है। तो अगर यहाँ से निकलना होगा यूएसए की नौसेनाओं को तो टर्की से परमिशन लेनी पड़ेगी, और टर्की से पूछा रशिया ने कि क्या यूएसए ने आपसे ऐसी कोई परमिशन ली, तो टर्की ने कहा नहीं, अभी तक हमसे ऐसी कोई परमिशन नहीं ली गई है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो टर्की से 14 दिन पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये टर्की से परमिशन लेने के बाद यहाँ काला सागर हम निकलते हैं। तो ये पूरा सी रूट है। सी रूट पे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो ये है यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ के सागर, उनमें जल संधि, क्या इनका सी रूट है, क्या इनका इंपॉर्टेंस है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे एंगल समझ में आ गए होंगे कि जो यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके क्या क्या एंगल हो सकते हैं। तो आगे आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन एयर इंडिया जो ये करने जा रही है, ये मिशन लॉन्च किया है, ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है, और हम दुआ करते हैं कि हमारे सैनिक और हमारे लोग सभी सुरक्षित वापस आ जाएं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो जरूर से इनको लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा के रखिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।